अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल और आज हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस करेंगे इंसेक्ट किलर की, जो हमारे पास आम मार्केट में बिजली वाला मच्छर मार मिलता है। जो इसको हम 220 में लगाकर ऑन करते हैं और ये जैसे ही मच्छर, इसमें लाइटें लगी होती है, जैसे ही मच्छर इसके करीब आता है लाइटों की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, तो आगे इसके साथ ये जो है जाली जो लगी हुई है उसमें सप्लाई होती है, तो वो उसको करंट के ज़रिए मारता है। तो आज हम इन दोनों की रिपेयर करेंगे। दोनों काम नहीं कर रहे, हस्ब मामूल हम इसको अपने रूटीन के मुताबिक चेक करेंगे पहले सीरीज़ में कि आया ये काम करते भी हैं कि नहीं। ये दो हमारे पास मेंटेनेंस के लिए आई हुए हैं, ये देखें ये काम नहीं कर रहा, तो जल्दी से हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर इसके ये 4 स्क्रू लगे हुए हैं, 4 स्क्रू खोल लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है, वो लिक्विड की तरह, ना तो इसमें लिक्विड ख़त्म होती है, ना दोबारा इसको बार बार रिफ़िल करना पड़ता है। सिर्फ़ हफ़्ते में एक दफ़ा इसकी जाली की जो सफाई करनी पड़ती है। तो ये जो इसकी जाली है ये यहाँ से इससे अलग हो जाती है, तो हफ़्ते में 1 या 2 बार इस जाली की सफाई करनी चाहिए। इसमें मैग्नेट मौजूद था, उसका रेजिड्यूल करंट जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर किया है, तो थोड़ी सी बेहतियाती की वजह से आपको शॉक लगने का ख़तरा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो पीछे से हमने इसके स्क्रू ओपन कर दिए हैं। हम इसका ये सर्किट देखेंगे, इसमें क्या मसला है। ये इसका सर्किट है, यहाँ पर ये 220 यहाँ से आती है, यहाँ पर इस सर्किट के अंदर और इस बटन के थ्रू। तो हम इस सर्किट को निकाल लेते हैं। एक दफ़ा दोबारा याद रखें, इसमें मैग्नेट होता है और उसमें कैपेसिटर चार्ज होता है, सॉरी मैग्नेट नहीं, कैपेसिटर चार्ज होते हैं। तो कैपेसिटर को पहले चेक करने से पहले डिस्चार्ज करना ज़रूरी है, वरना करंट लगने का ख़तरा होता है और उसमें इंतहाई हाई वैल्यू की करंट होती है, तो इसी वजह से एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। तो इसका सर्किट हम पहले एक दफ़ा देख लें। यहाँ से सप्लाई 220 आती है, ये बटन के थ्रू यहाँ पर कंट्रोल होकर इस सर्किट को मिलती है। इस सर्किट से फिर आगे ये जो है डायोड लगे हुए हैं 4, ये डायोड इसको डीसी में कन्वर्ट करके दोबारा ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये बूस्ट करा देते हैं वोल्टेज को, और उसके बाद इसको भी वोल्टेज मिलते हैं और उसके मैग्नेट को भी वोल्टेज मिलते हैं। तो जिस सर्किट में भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो तरीक़ाकार है सर्किट चेक करने का, कि जब भी इसमें कोई मसला होता है पहले वर्बली इसको चेक करना चाहिए। तो जैसे ही हम वर्बली इसको चेक करते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर मसला या इसके डायोड के ख़राब होने का चांसेस होते हैं, यहाँ इसकी रेजिस्टेंस है या इसकी ये जो कैपेसिटर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ये जो रजिस्टर है ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है, ये बर्न भी हो चुका है और डैमेज भी हो चुका है। तो इस रजिस्टेंस को पहले हम रिप्लेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमें इसकी सोल्डरिंग वायर, इसके सोल्डरिंग खोलने पड़ेंगे। तो हम जल्दी से इसकी सोल्डरिंग खोल लेते हैं। ये टूटा हुआ है, इसकी दूसरी लेग भी, ये भी खोल लेते हैं। अच्छा, ये ख्याल रखें कि जो आपसे केबल जिस जगह से भी खुल जाए दोबारा उसी जगह पे लगानी चाहिए, या एक दफ़ा आप कोई चीज़ खोल लें तो उसको आप एक दफ़ा उसका पिक्चर ले लें, ताकि जो केबल कहीं से निकल भी आए तो आपको अंदाज़ा हो कि ये केबल दोबारा मैंने उसी जगह लगानी है। तो ये उसका तरीक़ाकार होता है। अब यहाँ पर इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो इस रेजिस्टेंस को या तो कलर कोडिंग के ज़रिए, या फिर अगर उसमें ऊपर से बर्न होता है, अंदर से थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस अगर ये दे भी देता है, लेकिन होता मुश्किल है, तो आपको इसको अंदाज़ा ना कलर कोडिंग से पता चल जाता है। अगर ये बर्न हो चुका है तो आपको इसके सर्किट को देखकर अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर उसकी कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस क्या काम है उसका। तो मेरे पास उसकी सेम वैल्यू का एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू तकरीबन
650 से 700 के दरमियान होती है। और रेजिस्टेंस लगाने के लिए आपको किसी भी कीमत की पोलैरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसकी पोलैरिटी किस तरफ है। रेजिस्टेंस में पोलैरिटी का कोई चक्कर नहीं होता, उसने सिर्फ सर्किट के अंदर रुकावट पेश करनी होती है। रजिस्टिव मुहैया करना होता है रजिस्टर ने, जिसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो इसने सर्किट के अंदर फराहम करनी होती है। अपने वैल्यू के मुताबिक वोल्टेज को या तो डिवाइड करता है या फिर ड्रॉप करवाता है। यहाँ पर इसका ये जो होल है ये खोलना पड़ेगा ताकि इसकी लेग जो है वो यहाँ से गुज़र सके। ये बहुत ही बारीकी वाला काम है, इंतहाई तरतीब के साथ करना है। पहले हम इसकी ये होल खोल लेते हैं। पहले इसको बहुत ही आराम के साथ इसके अपने पिन पॉइंटों में फंसाकर फिर उसके बाद बैक साइड से उसकी सोल्डरिंग करनी चाहिए। ये वैल्यू इसकी याद रखें, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमेशा तकरीबन ये 7.5 से 6.5 के दरमियान इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू होनी चाहिए। कोई भी रेजिस्टेंस इस वैल्यू का इसमें लगा लें तो ये काम कर जाएगी। बर्न होने से फिर आपको ना इसकी रेजिस्टेंस मिल सकती है, ना ही उसकी कलर कोडिंग से इसकी वैल्यू का पता चल सकता है। और ये वाली दोबारा यहाँ पर लगा लेते हैं। अब रेजिस्टेंस तो फ़िलहाल इसका चेंज हो गया है। बाकी सर्किट एक दफ़ा चेक कर लें, ऐसा ना हो कि रेजिस्टेंस के आगे कोई शॉर्ट सर्किट हो और दोबारा ये उड़ जाए। तो उसके लिए हम दोबारा रेजिस्टेंस को, मीटर को कंटिन्यूटी पे रख लेते हैं। तो उसके आगे सर्किट हम चेक करते हैं कि आया उसमें कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। और ये देखिए उसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा सप्लाई देकर, याद रखें सीरीज सप्लाई देकर, ये कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, केबलों की तरतीब सही रख लें ताकि एक दूसरे के साथ अड़े नहीं। अब दोबारा हम इसको ये कवर लगा के, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक काम है, कवर इसका लिए लग गया है। अब हम दोबारा सीरीज़ लैम्प के ज़रिए इसको चेक करेंगे और ये अब फ़िलहाल काम नहीं कर रहा। दोबारा हम इसको चेक करते हैं, लेकिन याद रखें कि इसमें आपने पहले इसको किसी भी पेचकस वगैरह की मदद से इसकी जो कैपेसिटर है उसको डिस्चार्ज करना है। अच्छा, इसकी रेजिस्टेंस की बर्न होने की वजह से
आगे सर्किट में ये भी मसला हो सकता है कि उसकी ये जो एलईडी है, यहाँ पर वोल्टेज तो में आ रहे हैं, मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। ये लाइट भी अक्सर इसके साथ रेजिस्टेंस के बर्न होने के साथ डायरेक्ट सप्लाई आगे चली जाती है या शॉर्ट होने के साथ, तो उसकी ये जो लाइटें हैं ये भी ख़त्म हो जाते हैं या फ्यूज़ हो जाते हैं, तो डायरेक्ट सप्लाई की वजह से, क्योंकि रेजिस्टेंस इसको कंट्रोल शुदा वोल्टेज फराहम करता है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहे, और यहाँ पर मैं देखूँ तो मैं इसको वोल्टेज पर रख लूँ, और यहाँ पर इसके पास वोल्टेज आने चाहिए मेरे ख़्याल में 220 के आसपास। तो यहाँ पर मैं इसके वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। ये एलईडी वाला है, इसके ऊपर फ़िलहाल हमें वोल्टेज मिल रहे हैं तकरीबन 3 से 4 वोल्ट। अब हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हमारे पास पड़े हुए हैं उसके लैंप स्पेयर, हमारे पास इसका कुछ पड़ा हुआ है, उसके थ्रू चेक करना चाहते हैं कि आया उस पर भी सप्लाई हमारे पास आ रही है कि नहीं। तो ने सप्लाई चेक तो की है, बटन ऑन करके देखिए, ये देखें ये भी फ्यूज़ हो गया था। अब इसको चेक करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लें, वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एसी वोल्टेज, एसी पे रख के ये हमारे पास देखें 213 वोल्ट आ रहे हैं। इसमें ये मसला था कि रेजिस्टेंस के पिघलने या फ्यूज़ होने की वजह से आगे जो सर्किट में वो वोल्टेज गए थे, जिसकी वजह से उसका जो लैंप है ये भी काम करना छोड़ गया था। तो हम इसकी ये लाइटें भी चेंज कर लेते हैं। पहले इसको हम एक दफ़ा डिस्चार्ज कर लेते हैं इसके कैपेसिटर को, उसके बाद ही ये वाली लाइटें हम खोल लेते हैं। और एसी है, इसमें पोलैरिटी का मसला नहीं है। डीसी होता तो इसमें पोलैरिटी का आपने लाजमन ख्याल रखना था। इसकी जगह पे हम ये वाले दोबारा रिप्लेस कर लेते हैं। तो अब हम एक दफ़ा दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। ये देखो जी, सप्लाई इसकी ऑन हो गई है। तो मैं आपको दिखा दूं, ये है, ये उसकी लाइटें, ये ऑन हो गई है और उम्मीद है कि ये अब काम कर रहेगा। मैं इसको जल्दी से बंद कर देता हूँ। बंद करते वक्त ख़ास ख्याल रखें कि इसकी केबलों के अंदर कोई बल वगैरह ना आए। अच्छा, ये दूसरा हमारे पास है, इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसका क्या मसला है। ये भी ऑन नहीं हो रहा था। तो ये देखें, इसका ये जो ये वाला हाई कैपेसिटर है ये ब्लास्ट हो चुका है। ये देखें, ये पंचर हो चुका है। तो पहले हम इसी की रिप्लेस कर लेते हैं। इसमें लिखा है हमारे पास, इसकी पोलैरिटी का खास ख्याल रखें। पोलैरिटी मैंने नोट कर ली है, तो इसको भी मैं सर्किट से पहले ही निकाल लेता हूँ।
ये देखें, ये पंचर हो चुका है और इसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन 224 जे 400 वोल्ट है। तो सेम इसी वैल्यू का या इसे मामूली से आगे पीछे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर। ये मेरे पास 224 जे है। तो कोशिश करते हैं इसको एक दफ़ा ट्राई करके इस पर चेक कर लेते हैं कि ये इसकी जगह पे काम कर लेगा या नहीं। इसके मैं लेग्स तरह सीधे कर लूँ पहले। ये पुराने सर्किटों में आपको इजीली मिल जाएगा। ये मुझे यहाँ इस सर्किट में मिला है। ये देखें, ये पुराने सर्किट स्पेयर के तौर पर हम अपने पास रख लेते हैं। तो इसमें हमें कभी कभी बहुत काम की चीज़ें मिल जाती है जो मार्केट जाने से हमें बचा देती है। घर पर हमें चीज़ें मिल जाती है जिसकी वजह से ज़्यादा मेहनत या तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको मैं अपने होलों में इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के बाद इसके अब सोल्डरिंग कर लेते हैं। अब इसके बाकी जो लेग्स वगैरह है वो चेक कर लें कि उनमें तो कोई मसला नहीं है। तो देखते हैं। इसका ये वाला टांका भी ओपन है। ये शायद इसी के साथ गर्म होकर निकल गया है। बहरहाल इसको हम दोबारा लगा लेते हैं। सोल्डिंग करते वक्त इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि जब आपका सर्किट गर्म हो तो उसको ज़्यादा हिलाए जुलाए नहीं, वरना किसी और जगह से कोई टांका लूज़ हो जाएगा तो आपको दोबारा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर ये काम है इंतहाई एहतियात वाला, तो इसमें एहतियात तो करनी पड़ेगी। इसको अपनी पोजीशन पे रखकर और हम इसको दोबारा बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम इसको दोबारा फिर टेस्ट करते हैं। ये देखो जी, ये ऑन हो गया है और ये भी रिपेयर हो गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है। अगर आपको इसमें कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।